Everyone, my name is Salish, and in this video, I'm going to revise the agriculture part. एग्रीकल्चर का टेस्ट लिखना है, इकोनॉमी का टेस्ट लिखना है, टैक्सेशन का टेस्ट लिखना है उसमें और मॉनेटरी पॉलिसी का लिखना है. So in order to write the test, firstly I need to revise that part now. So I'm getting bored. मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में. It's a weekend time and I'm studying here right now. So that's why I came live. वीडियो बाद में प्राइवेट कर दूंगा, किसको पता चलना है और आपको कम देख रहा होगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन. तो रिवीजन आज हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ओके, व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी मेंस ना, जनरली 60 मार्क्स आ जाते हैं. जीएस3 में कभी भी जीएस3 में 60 मार्क्स का एग्रीकल्चर का पूछा जा सकता है. एंड इट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट. जीएस 1 और 3 दोनों में है, मतलब कि फर्स्ट में अबाउट द सीजन्स एंड इन 3 एग्रीकल्चर एज अ होलसम पूछा जाता है. ओके, अब अगर हम इसके टॉपिक्स लेके 2013 से लेकर 2023 तक किस तरीके के क्वेश्चन है, तो अगर हम 2013 में देखेंगे तो पिंक रिवॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि फूड इंडस्ट्री में पिंक रिवॉल्यूशन का क्या है. एंड देन एक क्वेश्चन आया था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, फूड सिक्योरिटी बिल, क्योंकि एफएससी उस टाइम आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उसके बारे में पूछा गया है. एंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज की इस पे, मतलब स्टेट और सेंट्रल के लेवल पे जो दी जाती है उनका क्या इम्पैक्ट होता है. उसके 2014 में जो आया था फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंटी इन द लैंड एक्विजिशन, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था इन 2013 बाय द यूपीए गवर्नमेंट. तो उसके ऊपर पूछा गया. देन एपीएमसी के बारे में पूछा गया था, व्हाट इज द एपीएमसी. वो ये चीजें आई थी. एंड देन 2015 में बहुत अच्छा आया था क्योंकि डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था, तो हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प द फार्मर्स. ओके, और अब पूछा जा सकता है कि हाउ इट इज गोइंग टू डबल द फार्मर्स इनकम. उसके बाद मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे एक आया था. तो इस तरीके से 2015 में सवाल आए थे. 2017 में देखा जाए तो हाउ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज हेल्पफुल टू स्टेबलाइज द यील्ड. ओके, तो इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पूछा गया था. इस चीज को बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है लास्ट 2 और 3 इयर्स, बट मे बी इस पे पूछा जाए या नहीं, अब कोई श्योरिटी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट द यूपीएससी's माइंड. ओके, इसके बाद एक उसी साल फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया. फार्मर्स सुसाइड हो रहे थे, फार्मर्स के इश्यूज बहुत उस टाइम थे, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका था. एंड देन 2018 में सिक्किम, क्योंकि फर्स्ट स्टेट बना था ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था. देन इन 2019 बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया था कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प to raise the living standard of the farmers. And then पूछा गया था integrated farming system. It is a very important part or very integral part when it comes to the UPSC CSE or agriculture part. Okay, in agriculture in the UPSC CSE. And then पूछा गया था food processing. FPOs are the most important. मतलब इसके पहले जो बोला तो वो भी important, but ये भी important है. Actually everything is important. Okay. And in 2020, they asked the question that what are the major constraint in the transport and marketing of the agriculture produce. Bills आए थे, उसके बारे में पूछा सकता था. And how the rice wheat system a success. मतलब राइस व्हीट सिस्टम जो है उसके ऊपर सक्सेस का रीजन क्या था. सिंपल था कि जो ये सीरियल्स थे, ओके सीरियल्स के ऊपर नहीं, उस टाइम जो ये फूड्स थे उनके ऊपर वहाँ पे काम किया गया था इन द पंजाब एरिया, इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द यूपी. ओके, यहाँ पे काम किया गया था और इसके कारण क्या हुआ कि स्टेपल क्रॉप तरीके से ये बनने लगे. ऑल्दो पंजाब की जो जोग्राफी है, वो पंजाब में जिस तरीके का रिवर सिस्टम है, जैसे कि वहाँ सारी जो इरिगेशन हो रहा है, जैसे राइस को जो होता है वो डेल्टा में किया जाना चाहिए. ओरिजिनली जहाँ वाटर बहुत है, जहाँ रेन है, मतलब है, जैसे कि बंगाल है, तो वो ओरिजिनली देखा जाए तो राइस के लिए वो बढ़िया है, बट पंजाब में भी हो रहा है. ओके, तो ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था. देन in 2021 they asked the question on the land reforms. In 2022 there is a question and also in the micro irrigation पूछा गया था. And in 2022 they asked the question on the PDS, okay, and food processing industry in India, and what are the bottleneck in the upstreaming and downstream process of the marketing, and what is the integrated farming system. Repeat. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चन. अब जो रिपीटेड थीम अगर देखें हम इसमें, तो रिपीटेड थीम क्या क्या है जो पीवाईक्यूज में. पहला एग्रीकल्चर इनपुट्स की देखा जाए. अब हम ऐसे देखेंगे कि एग्रीकल्चर को समझना है ना, तो सबसे पहले समझेंगे कि फर्स्ट वन इज द इनपुट, कि अगर आप एग्रीकल्चर में कुछ इनपुट दे रहे हैं, देन देयर विल बी अ प्रोडक्शन. एंड वंस द प्रोडक्शन विल बी डन, देयर इज अ पोस्ट प्रोडक्शन, दैट इज अ एफपीओस, एपीएमसी मंडीज, these all come under the post production part. Okay, so when it comes to the input part now, the theme one is a agriculture inputs. The agriculture input में जैसे what is a basic thing, basic thing.
जो हमको एग्रीकल्चर में चाहिए होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस, कि अगर आपको फूड लगाना है या फिर आपको कुछ करना है, सबसे पहले आपके पास एग्रीकल्चर के लिए आपके पास फाइनेंस होना चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा तो आप सीड्स कहाँ से लाएँगे? एंड सीड्स ला लिया आपने उसके बाद, तो उसके बाद आपके पास एक इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था बीपीएससी में इस बार इरिगेशन के ऊपर ही, वो देख लीजिएगा। मैं ये देखूँगा, रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। देन क्रॉप इंश्योरेंस, कि अगर आपका क्रॉप फेलियर हो गया, तो क्या करोगे? दैट्स व्हाई क्रॉप इंश्योरेंस आल्सो एन इंटीग्रेटेड पार्ट, ओके। एंड ये हो गया, फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स पे भी काम होता है कि लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए ना, कि लैंड एक्विजिशन होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। देन प्रोडक्शन की बात आती है, तो प्रोडक्शन में सबसे पहले आता है कि क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न क्यों आएगा प्रोडक्शन में? इनपुट्स में क्यों ना आएगा? इनपुट्स में नहीं आएगा क्योंकि इनपुट इज ऑल अबाउट द गिविंग थिंग, कि क्या चीजें उसमें दे सकते हैं जिससे कि प्रोडक्शन हो। प्रोडक्शन में आएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, राइस वीट सिस्टम, एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, पिंक रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये सारी जो चीजें वो आ सकती हैं। एंड पोस्ट प्रोडक्शन में आ सकता है सब्सिडीज, अपस्ट्रीमिंग एंड डाउनस्ट्रीमिंग, प्रोसेस ऑफ एपीएमसी, पीडीएस। ओके, देन मिसलेनियस जो है एग्रीकल्चर सब्सिडीज, इसको पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प। ओके, अब जो एक्सपेक्टेड थीम्स है, it is the most important thing. What are the expected themes? So the most expected theme are the one nation, one ration card, one nation, one election. These are the expected theme for the next 2 or 3 years. So fertilizer sector में अगर देखा जाए तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि challenges क्या है fertilizer में। जैसे कि ये था कि fertilizer जो होता था, तो इसी के लिए नैनो कोटेड यूरिया आया है ना, कि यूरिया जो होता था उसका एक्सेसिव यूज होता था, और यूरिया को क्या किया जाता था कि दूसरी चीजों में भी यूज किया जाता था, और यूरिया को इंडिया से बाहर लेकर लेके जाया जाता था, क्योंकि बांग्लादेश अन्य जगह। अब उसके बाद एक बहुत सी स्कीम है, पीएम प्रणाम, एक है पीएम किसान, तो इन पे पूछा जा सकता है। देन फार्म मैकेनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यूपीएससी में आस्क। देन देयर इज असेसमेंट ऑफ द फ्लेक्सिबल स्कीम्स, की जैसे 7 साल हो गया फसल बीमा योजना को, इससे इम्पैक्ट क्या हुआ? What are the impacts? यूपीएससी में ask the question. पीएम कृषि सिंचाई योजना हो गया, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? एंड एग्रीकल्चर इज एंटरप्रेन्योर, जैसे कि एंटरप्रेन्योर होता है, जैसे एग्रीप्रेन्योर, एग्रीप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन देयर इज अ स्टैटिक टॉपिक दैट क्रॉपिंग सिस्टम, डाइवर्सिफिकेशन एंड क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग, ऑल दीज आर द एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। ओके, नैनो कोटेड यूरिया, so these are the expected topics that UPSC may ask in the coming years. अब आते हैं फैक्ट्स पे। सो व्हेनेवर वी आर राइटिंग अ इंट्रोडक्शन ना, जैसे कि आयरनी बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया दैट कि कितना है, तो ये लिख सकते हैं कि डिस्पाइट हैविंग अ लार्जेस्ट शेयर दैट इज 18.6%, ओके, इन ऑफ द एग्रीकल्चर शेयर इन द जीवीए, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ओके, जैसे कि ग्रोथ रेट अगर देखा जाए, इंडिया में कितना ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का? इट इज ऑलमोस्ट 4.5% इन द लास्ट 6 ईयर्स, जो कि बड़ा है। ओके, अब सॉरी, कम हुआ। ओके, अब जैसे डाइवर्सिफिकेशन देखा जाए तो एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ द पेड़ पौधा लगाओ या फिर राइस व्हीट लगाओ, देयर आर अदर थिंग्स, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ओके, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, these all come under the एग्रीकल्चर, ओके। ये बात अलग है कि क्रॉप जो है इट कंस्टिट्यूट 55% इन द क्रॉप इन द एग्रीकल्चर, एंड लाइफ स्टॉक अबाउट द 30%, एंड फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग अबाउट 8%, एंड फिशिंग एंड एक्वाकल्चर इज अबाउट द 7%। सो दिस इज अबाउट द शेयर इन द जीपीए। देन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इससे कैपिटल फॉर्मेशन कितना होता है? सो 14%, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट, ओके, कि इन्वेस्टमेंट कितना है एग्रीकल्चर में, तो इन्वेस्टमेंट इज 98% बाय द प्राइवेट सेक्टर, एंड पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 2 से 3% है, प्राइवेट सेक्टर का ही है। ओके, अब कुछ हम लोगों को लैंड पैटर्न यूज भी समझना है, कि लैंड पैटर्न यूज, जैसे कि कुछ पूछ लिया लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर आया, तो हमें पता होना चाहिए कितना है। जैसे कि मतलब एक इंट्रोडक्शन में इसमें लिख सकते हैं कि नेट शोन एरिया कितना है, 45%, फॉरेस्ट एरिया कितना है, 24%, पॉस्चर्स एंड वो ग्रोव्स कितने हैं, 4%, एंड कल्टिवेबल लैंड कितना है, 4%, ओके, लेस देन 5 ईयर, ओके। देन बैरन एंड अनकल्ट कल्टरेबल लैंड, वो है 5%, एग्रीकल्चर में तो नॉन एग्रीकल्चर यूज 8%, ओके। अब ये हम लोगों ने पढ़ा था कि 55% जो है वो क्रॉप्स है। अब उन क्रॉप्स में भी जो है ना, फूड ग्रेन्स जो है इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द नेट शोन एरिया। फूड ग्रेन्स मतलब कि सीरियल्स, कोर सीरियल, ओके,
ये जो होता है इनका। अब जो सीरियल्स हैं तो जैसे उसमें राइस है वो 25% है और वीट 50% और 40% जो है इट ओके। हम लोगों ने स्टार्ट किया से किया था, ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, रिवीजन करते हैं। जीवीएम में कितना कॉन्स्टिट्यूशन है? 15%। द ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रोथ रेट कितना है? 4%। एग्रीकल्चर शेयर कितना है? 55% फ्रॉम द क्रॉप्स, 30% फ्रॉम द लाइफ स्टॉक। पिसिकल्चर और फॉरेस्ट्री लॉगिंग को 8-7% दे देंगे। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 14%। ये चीजें याद रखना है। अब नेट शोन एरिया कितना है? 45%। बैरन लैंड कितना है? 5%। एग्रीकल्चर लैंड जो नहीं है किसी उसमें 8% है। अब एरिया अंडर कल्टीवेशन में अगर बात करें तो कितना एरिया है अंडर द कल्टीवेशन? तो सबसे पहला आएगा सेरेल्स। तो अगर देखा जाए तो 50% जो है ना इट अंडर द फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में भी 25% सीरियल्स 40% होता है एंड 10% 15% बाय द पल्स। ओके, तो पल्सेस में जो होती है तुअर, ग्राम, चना, ये सारी जो चीजें होते हैं ना, ये सारे जो होते हैं इट कम्स अंडर द पल्सेस। 40% सेरियल्स हैं, 50% है पल्सेस। अब अदर क्रॉप्स जो हैं वो होते हैं ऑयल सीड्स 13 से 15%, शुगर केन 3%, कॉटन 7%, इस तरीके से अलग से। तो ये फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट में बात आती है कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट कितना है। पहले आता था 51% एम्प्लॉयमेंट देता है, 70% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो अब वो बहुत पुराना हो गया है। अब है 45% इन द एग्रीकल्चर, 45% एम्प्लॉयमेंट है। ओके, इंडस्ट्री में 25% है और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है उसमें 30% है। इतना है लगभग। कितना हो जाएगा? 45, 25, 70 और 30 सर्विसेज। ये किसका है? पीरियोडिक लेबर सर्वे। ओके, फोर्स सर्वे, लेबर फोर्स सर्वे। उसके बाद लैंडलेस फार्मर्स कितने हैं? तो टोटल जो एग्रीकल्चर वर्क फोर्स है ना, दैट मीन्स कि अगर 45% है उनमें से 55% जो है दे आर लैंडलेस फार्मर्स। अब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ द 85%। ओके, देन ऑपरेशन लैंड होल्डिंग्स। तो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग जो है it is greater than 85% and average size of the operation holding is 0.8 hectare. Large farmers जो है 7। okay, these are the simple distress impoverished farmer suicide, 30 farmers suicide every day. ये भी sad reality, irony that you can use in the answers. okay, क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्म आएंगे धीरे धीरे, चीजें ठीक हो भी रही हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया। देन यील्ड की कितनी है? ओके, एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज तो हॉर्टिकल्चर कितना है? 50% पर पढ़ा था हमने। लाइफ स्टॉक का कितना है? 30% है। डेयरी सेक्टर का 65 से 70% है। अगर एग्रीकल्चर इनपुट्स में आता है इरिगेशन, तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है कैनाल इरिगेशन, दैट इज 30%। ओके, वेल और ट्यूबवेल्स का 60% होता है, टैंक्स का 5%। इरिगेशन एफिशिएंसी की देखा जाए तो 75% जो है ना, 70% इनपुट कॉस्ट जो होता है ना, इरिगेशन से ही आता है। तो इरिगेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो यूज करना कि इरिगेशन कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द इनपुट कॉस्ट। वाटर यूज एफिशिएंसी होता है इरिगेशन लेस देन 40%। रेनफेड एग्रीकल्चर अबाउट 55% ऑफ द एरिया कल्टीवेशन इज रेनफेड। ओके, अब ग्राउंड वाटर की बात आते हैं कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ द ग्राउंड वाटर, फॉलो बाय द यूएसए, चाइना, ईरान एंड पाकिस्तान। याद रखना फैक्ट, 25% of the total groundwater extraction। ओके, सब्सिडीज की बात, ओवरऑल फार्म सब्सिडीज 2% ऑफ जीडीपी जाता है, 1.5 से 2% जीडीपी का जाता है। फूड सब्सिडी 2 लाख करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.7 लाख करोड़। एग्रीकल्चर इनपुट्स, ये चीजें लिख सकते हैं। अब कीवर्ड्स जो है, एग्रीकल्चर कैसा होना चाहिए? वीपीएस एग्रीकल्चर, वायबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर कोई क्वेश्चन आया कि कैसा एग्रीकल्चर होना चाहिए तो उसमें लिख सकते हैं वीपीएस एग्रीकल्चर। अब 5 आईज ऑफ द एग्रीकल्चर, तो इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड इंटेंसिफिकेशन। ओके, अब उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर इन आईसीयू, तो दैट मीन्स इरेगुलर, साइक्लिकल एंड अनसर्टेन डिस्ट्रीब्यूटेड मानसून। तो ये इंडियन एग्रीकल्चर इन आईसीयू। तो आपके पास कितने कीवर्ड्स हो गए? 3 कीवर्ड्स हो गए। पहला हो गया वाइबल, प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वीपीएस एग्रीकल्चर। सेकंड हो गया 5 आईज, दैट मींस इन्वेस्टमेंट, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिफिकेशन एंड इंश्योरेंस।
फाइव आई फिर से करते हैं। इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेंसिफिकेशन। ये हो गया फाइव आईज। उसके बाद एग्रीकल्चर इन द आईसीयू, सो इरेगुलर, साइक्लिकल एंड अनसर्टेन एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मानसून। इसके कारण अब एक बहुत अच्छा कीवर्ड है पैराडॉक्स ऑफ हंगर अमिड्स प्लेंटी। दैट मींस पीपीपी में हमारा कितना है कि हम प्रोडक्शन 350 मिलियन टन का करते हैं, बट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज अ malnourished. So we can use this fact somewhere, okay? इस फैक्ट को हम यूज कर सकते हैं। देन देयर इज अ हैंकरचीफ साइज लैंड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है ना, तो यू कैन यूज द हैंकरचीफ साइज land holdings. These are the keywords. Then thin file clients, those client who did not show credibility. अब जैसे what happened with the agriculture act actually? एग्रीकल्चर में ये होता है कि लोन नहीं मिलता एग्रीकल्चर को। व्हाई? बिकॉज थिन फाइल क्लाइंट्स हैं। देन इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द वाटर। वाटर का नेट एक्सपोर्टर कैसा है? बिकॉज राइस, फ्रूट, फिश, दे आर द वाटर इंसेंटिव। ओके, और ये जा रहा है। देन ग्रीन डेजर्ट्स, अफॉरेस्टेशन ऑफ द लोकल प्लांट्स। अब एक बहुत जो कीवर्ड है जैसे पीएम किसान के ऊपर एक आ गया, तो उसमें लिख सकते हैं कि पीएम किसान, किसान इट कैन टर्न द एग्रीकल्चर, इट कैन टर्न द फार्मर्स फ्रॉम अन्नदाता टू ऊर्जादाता। ओके, ये यूज कर सकते हैं। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है उसमें लिख सकते हैं कनेक्टिंग द ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशनल नॉलेज विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देन रीलर्न द टेक्निक एंड अनलर्न द टॉक्सिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये अच्छा है ये relearn the traditional agriculture practices and unlearn the toxic agriculture practices. एक मेड़ मतलब कहलाता है, जैसे कि वो एग्रीकल्चर एक मतलब जैसे गांव में हम जाएंगे तो एक एक आपको स्क्वायर साइज का होल्डिंग मिलती है, तो जो मेड़ होता है ना उसको कहते हैं मेड़। वो मेड़ जो होता है, मेड़ मतलब जो रेक्टेंगुलर बाउंड्रीज होती है, इट इज नोन एज द मेड़। तो हर मेड़ पर पेड़, हर मेड़ पर पेड़ लगाने से ये फायदा होगा कि अगर हर मेड़ पर पेड़ होगा तो एक तो एग्रीकल्चर में क्या होगा कि साथ में फॉरेस्ट्री भी होगा, फॉरेस्ट बढ़ेगा, फॉरेस्ट और बढ़ेगा। साथ में आप आम के पेड़ लगा सकते हैं, दूसरी चीजें लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका एग्रीकल्चर को बेनिफिट होगा, मतलब डबल इनकम होगी। ओके, अब कुछ अच्छे कीवर्ड्स हैं जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, देन वेदर प्रूफिंग एग्रीकल्चर, मतलब कि ऐसा एग्रीकल्चर दैट इज रेजिस्टेंट टू द weather. Okay, then precision farming, regenerative farming, these are the simple keywords. Okay, then water efficiency use, the 5 R's of the water management: reuse, recycle, reduce, recharge and replenish और respect। अच्छे हो सकते हैं यार। हाँ, recycle, reuse, okay, respect, recharge and recycle, sorry, reduce, reuse, recycle, respect and replenish or recharge, replenish, recharge, simple। Okay, then there is a catch the rain, Amrit Sarovars, simple है। Then from agricultural culturists to the agripreneurs, ये भी अच्छा था। Keywords to be used in the way forward. एग्रीकल्चरलिस्ट से जैसे हमें बनाना है तो एग्रीकल्चरलिस्ट से उनको हम एग्रीप्रोनर्स बना सकते हैं। सिंपल है, अच्छा है। अब जैसे कि मिलेट्स में बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो मिलेट्स में एक दो केस स्टडीज याद कर लेंगे, छत्तीसगढ़ की, ओके, और झारखंड की, और आंध्र प्रदेश की एक जो है वो अच्छी, जैसे कि मिलेट की एक एमपी में जो है एक डिंडोरी की अच्छी केस स्टडी है, वो कर सकते हैं। तो वहां पे आ जाएगा फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मर टू द मिलेटप्रेन्योर्स। ओके, ये हो गया। देन एंड ये बहुत अच्छा है, फ्रॉम प्रोडक्शन एट कॉस्ट एनी कॉस्ट टू द फार्मर इनकम सेंट्रिक अप्रोच। क्या होता है कि पहले होता था कि पहले the whole focus is on the production, that we need to produce a lot, okay, but right now the scenario has changed. We are not thinking about the mere production, we are also thinking about the sustainable agriculture practices, and the sustainable agriculture practices can be can be taken for, can be shown with the farmer income centric approach. How we can double the farmers income? By the PM Kisan, by the by PM Kisan Yojana, okay, and Kiran, okay, Kisan Samman Yojana,
Okay, so these are the schemes that can help farmers to double their incomes, and there are various schemes. Okay, and it is a most important keyword. It you can use it in the way forward or conclusion that we need a we need a basket of must reform rather than a banded solutions. एंड जैसे कि पूछा गया कि जैसे आया कि ओ जैसे कि मॉडल एपीएमसी एक्ट पे आ गया सो इट कैन एक्ट एज अ बास्केट ऑफ मस्ट रिफॉर्म्स rather than a banded solution and agriculture need a transformation from the banded reforms to the basket of must reforms simple है and ये बहुत अच्छा है from arya to maya arya means attracting and retaining youth in agriculture then maya means motivating and attracting youth in agriculture बहुत अच्छा है कि what we need to do in agriculture we need to do such thing that maya से sorry arya से maya arya means attracting youth for the agriculture attracting youth and retaining youth for the agriculture whereas the maya में है motivating and accelerating or attracting youth in the agriculture in such keywords ना you can मतलब इधर उधर प्लेस कर दोगे इट्स वर्क ओके क्योंकि जैसे कि आर्या है टू माया है सो मे बी माया में आपको एम से याद आ गया मोटिवेटिंग एंड ए से आ गया अट्रैक्टिंग ओके यूथ भी आ गया फॉर एग्रीकल्चर अब अट्रैक्टिंग जगह आ गया कि एक्सेलरेटिंग सो एक्सेलरेटिंग लिख सकते हैं कि मोटिवेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग द यूथ फॉर द एग्रीकल्चर जैसे आ रहा है तो इट इज सिंपल अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ फॉर द एग्रीकल्चर फ्रॉम मेरली रिटेनिंग नाउ इट इज अबाउट द अट्रैक्टिंग रिटेनिंग मीन्स जो है उनको लेके चलना है बट अट्रैक्शन मीन्स कि हमें और लोगों को लाना है ओके सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू then from isolation to the organized power जैसे कि what actually happened with the agriculture in right now in our country when it comes to agriculture na, it is scattered 80% of the agriculture is done by the हैंकरचीफ साइज हैंड होल्डिंग बोला था ना लैंड होल्डिंग की जिनकी मतलब ये हैंकर जी बहुत स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग होती है उनके द्वारा किया जाता है एंड 80% ऑफ द किसान जो है दे आर कैसे लेबर्स है वो लैंडलेस लेबर्स दे आर मेयर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज ओके और ये जो एक चलता है ना अधिया उसमें काम करते हैं ओके एंड तो इसके कारण क्या है कि जो प्रोडक्शन है इट इज नॉट इन ऑर्गेनाइज मैनर जैसे कि देयर इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश कॉल्ड बालाघाट अब बालाघाट में क्या है कि स्कैटर्ड लैंड है अगर तो स्कैटर्ड लैंड में क्या होगा कि एक बोलेगा कि मुझे ये लगाना है कल उसने बोला कि मुझे ये लगाना है सो इन सच सिनेरियो कि जो वहाँ का प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगा बट अगर किसी ने समझा कि अगर हम मिलके इस तरीके से काम करेंगे जैसे कि एक एफपीओ बन गया वहाँ पे कि एफपीओ का काम है कि वहाँ पे हम लोग चिप्स बनाएंगे अब चिप्स बनाने के लिए सबसे बड़ा क्या होगा कि उन लोगों का ये जो 10 फार्मर्स है इकट्ठा हुए सोच लेंगे कि हम सब मिलके एक तरीके के लगाते हैं आलू एक तरीके का आलू लगाएंगे अब उन आलू से हम सोना ऐसे बनाएंगे कि उन आलू को जो हम अच्छे से लगाएंगे सिमिलर टाइप के आलू होंगे तो हमारा जो एफपीओ है जो वहाँ पे चिप्स बनाने की फैक्ट्री है तो हमारी खुद की फैक्ट्री रहेगी तो सेम आलू जाएंगे और क्या होगा कि अगर कोई एक फार्मर है तो वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए आलू दे सकता है बट अगर 10 फार्मर्स होंगे तो वो साल भर के लिए आलू उसको दे देंगे कि साल भर वो आलू वहां पे चिप्स बना सकता है ओके तो इस तरीके से आइसोलेशन से ऑर्गेनाइज पावर के तौर पे हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है देन एक सॉल्यूशन होता है कि फोक टू फार्म rather than फार्म टू फोक ओके फोक टू फार्म ऐसा होना चाहिए rather than प्रोटीन शिफ्ट ओके बाय बायर से सप्लाई में जाना चाहिए नीड्स ओके एंड देन फार्म गेट to farm gate to the home gate approach okay जैसे farm gate जैसे farmers it is a farm gate that is FPO MSME and then home gate solution then delivery mechanism so it is there is a need to be integrate approach okay farm gate home gate approach then क्या होना चाहिए कि lab to land connecting the lab of chemistry to the lab of nature अच्छा ये जैसे आया कि how biotechnology is going to help the agriculture sector in India. So we can use this word now that agriculture may help, okay, to turn from the to connect the lab of chemistry to the lab of nature. Okay, you can use this word. Then एग्रीकल्चर में जैसे बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया है
इन द सीरियल्स, ओके, और इन द फूड ग्रेन्स। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि इन द लास्ट 50 years we transformed our country, we transformed our nation with a baking ball to the fast food basket of the world। ये बहुत अच्छा है। 1960 और 19 में PL480 वाली ये याद है, हो गया आपकी डिपेंडेंसी वाला। ओके, एंड अब एक बहुत अच्छा है कि स्टार्ट स्टॉप अप्रोच टू द एक्सपोर्ट टू द प्रेडिक्टेबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। जैसे कि क्या होता है कि स्टार्ट स्टॉप अप्रोच ऐसा है कि जैसे हो गया हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन तो हम भेज रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक है कि हर साल इतना करना है। ओके, तो अब हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि प्रेडिक्टेबल एग्रीकल्चर हो। ओके, देन फ्रॉम ट्रेडिशनल कंडीशन बेस्ड सब्सिडीज टू ट्रस्ट बेस्ड इनोवेशन इंड्यूस सब्सिडीज। अच्छा है ये। ग्रीन रिवॉल्यूशन टू द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी, यस। वायबल प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब व्हाट इज अ एक और बहुत सा कीवर्ड है, स्वीट सिंथेसिस ऑफ द लैंड प्रोडक्टिविटी एंड वाटर प्रोडक्टिविटी। ओके, सो ये हम लोगों ने काफी सारी चीजें कर ली। एक बार पूरे रिवीजन मारते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वीपीएस, दैट इज अ वायबल प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 5 आईज, दैट मींस इन्वेस्टमेंट, इरिगेशन, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, 5 आईज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इरिगेशन, ओके, इंटेंसिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हो गया 5 आईज। अब आया चैलेंजेस। अगर एग्रीकल्चर फार्मर्स के चैलेंजेस में आया तो एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर इन द आईसीयू। आईसीयू मींस irregular, cyclical and unpredictable और unevenly distributed monsoon। ये एक बहुत अच्छा कीवर्ड हो जाएगा। ओके, अब सेकंड आ सकता है पैराडॉक्स ऑफ हंगर अमिड्स प्लांटिंग। की प्रॉब्लम क्या है, दैट वी आर प्रोड्यूसिंग द 350 million ton of the food grains, but still our 20% of the population is malnourished। so ये एक बहुत अच्छा इसमें यूज हो सकता है। देन एक हो सकता है पैराडॉक्स ऑफ, सॉरी ये मैंने रिपीट कर रहा हूँ। देन थर्ड वन इज स्कैटर्ड हैंड लैंड होल्डिंग की बात कर रहे थे ना, तो यू वी कैन यूज द वर्ड हैंकर चीफ साइज हैंड होल्ड लैंड होल्डिंग्स। देन थिन फाइल क्लाइंट्स, ओके, की जो क्रेडिबिलिटी शो नहीं करते। देन इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ द वाटर, क्योंकि राइस, फिश, ये सारी चीजें, फिश, सॉरी, फिश। ओके, देन ग्रीन डेजर्ट, मोनोकल्चर, ग्रीन डेजर्ट बना रहे हैं, सिंपल तरीके का चला रहे हैं। ओके, अब ये है कि एक अच्छा कर देना है कोई। ओके, तो वे आउट में यूज कर सकते हैं अन्नदाता से ऊर्जादाता, पीएम कुसुम के कारण। ओके, बाय के कारण। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे अगर कोई लिखना है तो लिख सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कि कनेक्टिंग द organized traditional agriculture to the modern technology। ओके, और द ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल नॉलेज टू द मॉडर्न नॉलेज, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो हम लोग का पहला होता था कि मैंग्रोव्स को यूज करना है, देन एलोपैथी आयुष वी कैन यूज इट। ओके, देन हर मेड़ पर पेड़, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, ओके, एंड देन रीजनरेटिव फार्मिंग। these are the simple terms। 5 R of the water, okay, water use efficiency, reuse, recycle, replenish, recharge, respect, reduce। okay, R से जो भी बने लगा दो। अब catch the rain, अमृत सरोवर्स, catch the rain water cup, important water cup is used in the by the Pani Foundation in नागपुर एरियाज। ओके, अब वे फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं सबसे पहला कि एग्री एंटरप्रेन्योर से, एग्रीकल्चरलिस्ट से एग्रीप्रेन्योर्स बनाना है, सब्सिस्टेंट फार्मर से मिलेट बनाना है। इसमें 2-3 केस स्टडी याद रख लेंगे। अब एक हो सकता है कि प्रोडक्शन एट एनी कॉस्ट टू द फार्मर इनकम सेंट्रिक एग्रीकल्चर। एक हो सकता है बेंडेड सॉल्यूशन to the basket of must reforms। Okay, band-aid solutions is like the ad hoc solution where we are giving the subsidies to the farmers. But what is a basket of must reforms? Basket of must reform means कि we are we are doing the precision farming. We are providing the we are providing the salary. Oh, sorry, monthly income support to the farmers. Okay, just like in the PM Kisan Yojana. तो these are the basket of must reforms। एक और पढ़ा था हमने आर्या से माया, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ फॉर द एग्रीकल्चर। दैट मीन्स हमें रिटेन करना है जो एग्रीकल्चर बाहर भाग रहे हैं एग्रीकल्चर से जो, ओके, उसको हमको माया में करना है। माया मीन्स मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ फॉर द फार्मर्स फार्मिंग। ये कैसा एग्रीकल्चर, ये कैसे होगा कि अगर हम एग्रीकल्चर को बोला ना कि हमने कि फ्रॉम मेयर एग्रीकल्चरलिस्ट टू द
agripreneurs. Okay, so this is how we need to do it. अब एक होता है कि फ्रॉम आइसोलेशन टू द ऑर्गेनाइज्ड पावर, आइसोलेशन से ऑर्गेनाइज्ड पावर को मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। आइसोलेशन में कैसे था एग्रीकल्चर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, एफपीओस इसमें कर सकते हैं, ओके, एमएसएमईज। एंड अब जो सॉल्यूशंस है उसमें कर सकते हैं फार्म टू फोम, सॉरी, folk to farm, to the farm to folk, okay, and farm gate to farm gate to the home gate solutions, and lab to land and lab to the lab of chemistry to the lab of nature, biotechnology भी यूज कर सकते हैं, and nation of the begging wall to the food basket of the world, okay, 1916 का PL 36480 याद रखना। स्टार्ट स्टॉप अप्रोच टू द प्रेडिक्टेबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल कंडीशन बेस्ड subsidies to the trust based innovation based subsidies, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन टू द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन टू द एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, उसके दूसरा स्वीट सिंथेसिस ऑफ द लैंड प्रोडक्टिविटी वाटर प्रोडक्टिविटी। सिंपल, हमने 30 मिनट में पढ़ लिया सारा कुछ, कीवर्ड्स पढ़ लिया, फैक्ट्स पढ़ लिए, काफी चीजें, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस देख लिए क्या क्या पूछे गए। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डन द large part of the agriculture. Actually, it is just beginning. Okay, we have done already only 4 to 5% of the agriculture. Now we are going for the case studies and the best practices in the agriculture around the world. So the first one is a total rice campaign. Okay, so what is a total rice campaign? It is a started in the Kerala, Kinnauр district. Okay, so what they are doing first, they are using the FPOs. Okay, they are building the FPOs. They are using the self-help groups and NGOs. Okay, for the funds. Then they are doing the awareness drive. Okay, with the local support, and they are using the समृद्धि ब्रांड, उन्होंने अपने जो राइस का है उसका नाम एक दे दिया है समृद्धि ब्रांड। जैसे कि एक एमपी में भी चिन्नौर राइस है, उसको जीआई टैग मिला एंड इट गॉट फेमस। ओके, चिन्नौर राइस। तो सिमिलरली टोटल राइस कैंपेन में किन्नौर में इन लोगों ने क्या किया, एफपीओस का सपोर्ट लिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सपोर्ट लिया, एनजीओ का सपोर्ट लिया फॉर द फंडिंग पर्पस। समृद्धि नाम से अपने राइस का ब्रांडिंग किया और उसको वहां प्रमोट करने लगे। अब क्या हुआ कि अवेयरनेस ड्राइव हुआ, सॉइल हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ। तो जब इस तरीके का होगा ना, जब ओवरऑल सारी चीजों में डेवलपमेंट होगा, तो वो एक ब्रांड की तरह से उभरेगा। ब्रांड में आई एम नॉट गोइंग टू बिकम अ विवेक बिंद्रा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि ब्रांड कैसे बनेगा। ये छोटे चीजें हैं जिसमें कि ब्रांड बनाने के लिए सिंपल ये होता है कि अगर सिंपल है, आज ही हम लोग लोकल वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं ना, तो अगर हमें कोई छोटी ब्रांड दिखती है जो कि अच्छा काम कर रही है, सो हमारा एक आइडिया हो गया है कि हाँ हमको उसको प्रमोट करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू राइस, हमें राइस में थोड़ी ना हम ये देखेंगे कि दैट इट इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल ब्रांड, तो उसको खाएंगे। ओके, इफ द राइस इज गुड, पुराना है, टेस्ट अच्छा है, तो हम उसको खाते हैं। इट्स सिंपल एज दैट। अब जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग टू एलिवेट द फार्म डिस्ट्रेस इन द वायनाड। अब क्या हो रहा है कि जो फार्म डिस्ट्रेस है केरला में, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है उसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना स्टार्ट की फॉर द पोल्ट्री फार्मिंग। इसके कारण क्या हो रहा है, अल्टरनेट मॉडल मिल रहा है, फार्मर्स बिकम द एंटरप्रेन्योर्स। ओके, एंड नो मिडिल मैन, ये चीजें ठीक हो रही हैं। अब मत्स्य मित्र झारखंड में हुआ है फॉर द फार्मर ग्रुप। ओके, कमर्शियल होने की एक्वाकल्चर के लिए। देन कल्टिवेटिंग द फिश विद पैडी विदर्भा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिश और पैडी को साथ में कर रहे हैं। साइंटिफिक सेरिकल्चर मिजोरम, सिंपल है। ओके, आईसीटी बेस्ड स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन इन द मेघालय, यू कैन यूज इट। उड़ीसा मिलेट मिशन, ओके, मिलेट के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पद्म अवार्ड मिला है एमपी में, भवरी बाई है आई थिंक, भवरी बाई ऐसा कुछ नाम है। शी गॉट द पद्म अवार्ड। ओके, शी बिलोंग्स टू अ रूरल बैकग्राउंड इन आदिवासी बेल्ट ऑफ डिंडोरी। ओके, सो उड़ीसा मिलेट मिशन, हम लोगों ने 5 की स्टडीज देखी। पहले क्या देखी, टोटल राइस। ओके, टोटल राइस कैंपेन ऑफ द, ओके, समृद्धि ब्रांड बनाया, यूज किया, की स्टडी पहली हो गई। सेकंड हो गई पोल्ट्री फार्मिंग टू एलिवेट देयर फार्म डिस्ट्रेस इन द वायनाड। ओके, सिंपल हो गया। देन थर्ड वन इज कल्टीवेटिंग द फिश एंड पैडी, साथ में कर रहे हैं। फोर्थ वन इज द उड़ीसा मिलेट मिशन एंड देन स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन। दिस इज अबाउट द एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विसेज प्रोग्राम। एग्रीकल्चर इंटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विसेज के, उससे अब पढ़ना है एग्रीकल्चर इनपुट्स पे कि इस पे कौन से हमारा है। अच्छा, तो एमपी में जैसे है यंत्र दूत विलेज इन मध्य प्रदेश। ओके, तो कस्टम हायरिंग सेंटर इन द मॉडल विलेज विच डेमोन्स्ट्रेट द इक्विपमेंट ऑफ द फार्मर्स। ओके, देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट महाराष्ट्र में, कि वहां पे जो बॉलवर्म का इशू है, पिंक
बॉलवॉर्म का, उसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। एंड पंजाब में है 24/7 मीटर्ड वाटर, ओके, टेस्टिंग किट, वाटर टेस्टिंग किट्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड करी है। अबाउट द एग्रीकल्चर इनपुट्स में हम लोग और चीजें जो भी करंट अफेयर्स में आएगा, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट इट, ओके। हम लोग क्या है, मुझे भी पढ़ाने का भी मेरे को आ रहा है कि आई एम टीचिंग समवन, जो मैं क्लास मतलब मैं जिनसे इनके साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लास लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम टीचिंग समवेयर, ओके। देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द फार्मर ट्रेनिंग। सो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है इन द हाई डेंसिटी फार्मिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट in कुपवाड़ा में, hide and see orchards. Okay, green rider for the gun license. Thus the citizen behavior in order to increase the green cover aspiration and create a planting. Okay, great. ये बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ा था, भूल गया था मैं इसको। ग्रीन राइडर फॉर द गन लाइसेंस, कि गन लाइसेंस अगर आपको पंजाब में चाहिए, जैसे गन कल्चर वहाँ बहुत ज्यादा है, तो गन लाइसेंस अगर आपको चाहिए इन पंजाब, सो इन ऑर्डर टू गेट द लाइसेंस यू नीड टू प्लांट ट्रीज, ओके, ये वहाँ पे मैंडेटरी है। एंड देन शेतीशाला महाराष्ट्र, ये बहुत अच्छा है, लोकल क्राफ्ट्स वहाँ पे पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बच्चों को वो दिया जाता है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप इन द झारखंड, एग्री एंटरप्रेन्योर सिंपल है। पोस्ट हार्वेस्ट के लिए मोबाइल ऐप आईसीटी का यूज कर लो। कांदा चॉल्स, ओके, ये अच्छा है। इरिगेशन प्रैक्टिस मैनेजमेंट मिशन का कटिया, सिंपल कहाँ से होगा, कटिया होगा तो तेलंगाना। नर्मदा संचोर राजस्थान, माइक्रो इरिगेशन। रूट जोन वाटरिंग व स्टोर सिस्टम ऑफ द वाटर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, बनाना पड़ेगा। पानी पंचायत उड़ीसा बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड रटना पड़ता है, जोहाड़ कहाँ गए, हरियाणा। राजस्थान का कौन सा है, भूल रहा हूँ मैं, टांका आई थिंक। कुल्स जो हो गया वो हो गया। हिमाचल का बम्बू ट्रिप इरिगेशन हो गया, वो हो गया मेघालय में। इट्स ऑलरेडी 2:46 and I'm still reading. Struggle is real. अब आते हैं हम इंटरनेशनल में, तो इंटरनेशनल में नाइट्रोजन और दैट कोड, ओके। अब बहुत अच्छी एक स्पीच थी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट की थी, उसमें कहा था नीड ऑफ द 4 Ps, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर एंड द प्रेस टू अडॉप्ट अ पॉलिटिक बायस टुवर्ड्स द फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। वेंकैया नायडू ने कहा था, श्री वेंकैया नायडू ने कहा था, बहुत अच्छा है कि 4 Ps फॉर द peace of India. Yes, you can use this word. 4 Ps for the peace of India. First one is a parliament. Second one is a political leader. Third one is a policy maker. And fourth one is a press to adopt a legislative or a positive bias toward the farming and agriculture. It's a wonderful line. Positive bias towards the farming and agriculture. Okay. Then from the problem of shortage at the time of the independence, the country is now facing the problem of plenty of cereal crops. True. कि पहले हमारे पास क्या था कि शॉर्टेज थी, बट नाउ वी हैव प्लेंटी ऑफ, हम लोगों ने देखा होगा ना कि यहाँ पड़ा रहता है, कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि इतना अनाज वेस्ट हो गया, इतना इन लोगों ने फेंक दिया। What farmers need are permanent projects, not populist schemes. वेंकैया नायडू जी ने बहुत अच्छी लाइंस दी है तीनों। 4 Ps फॉर द पीस इन इंडिया। फर्स्ट वन हो जाता है पार्लियामेंट, सेकंड वन इज अ पॉलिसी मेकर, थर्ड वन इज अ political leaders, and fourth one is a political or a policy bias or a positive bias by the media or press or the government towards the agriculture and the farming. एक बहुत अच्छा बोला था कि पहले हमारे पास ये था कि there is a problem of hunger, there's a problem of shortages, but right now we have a problem of plenty. That's why we need a crop diversification. Then what farmer need is a permanent project, not a populist scheme. They say MSP is a populist scheme. It is not the. It is just like the bandit solution, not a basket of must reforms. Okay, so we need to understand it. Then from the speeches of the Honorable Prime Minister Modi ji, first one is a India's G20 priorities in agriculture. One Earth. It is a wonderful thing. One Earth, one nation, one. Sorry, one Earth, one nation. Okay, वन इलेक्शन में आ रहा था मैं, वन नेशन वन इलेक्शन में, सॉरी। ओके, G20 की जो वन नेचर वन अर्थ वन फ्यूचर का था ना, यार शेड फ्यूचर और वन फैमिली की बात की थी। सो एग्रीकल्चर प्लेज अ मेजर रोल, ओके, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेचर, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके, वासुदेव कुटुंबकम।
एग्रीकल्चर में काम की इसमें बात हुई थी। एंड देन और यूनिकनेस इन द इंडियन डेयरी, कि इंडियन डेयरी का जो है इनमें बहुत अच्छा बात है, इंडियाज डेयरी सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ बाय masses rather than the mass production. It is a wonderful line that India's agriculture, sorry, India's milk production is driven by the, yes, you can use this line. Okay, characterize what even बोल सकते हैं, India's milk production is driven by the production of masses, not the mass production. Okay, rather than mass production. अब very important is the importance of natural farming के बारे में बताया था, that we need to take our farmers out of the lab of the chemistry and connect to the lab of nature. It's the Modi ji's word. Okay, Modi ji, when it comes to the Modi ji's policy ना towards the agriculture, काफी चीजें अच्छी भी हैं. ओके भी, हमेशा हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए whether it is a यूपीए गवर्नमेंट होता एनडीए गवर्नमेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो ट्राई करती है कि अपना बेस्ट दे सके. बट वैसा नहीं होता है यार, हर किसी के पास नहीं होता. जब हम सीपीआई पढ़ते हैं, पता चलता है वो क्या मतलब कि क्या है सीपीआई, क्या है डब्ल्यूपीआई, क्या है इन्फ्लेशन, क्या है कैसे, मतलब एक जो सबसे वाहियात बात लगी थी कोविड के ना, कि पैसे छाप के बांट दो लोगों में. भाई सब सबके पास पैसे आ जाएंगे जेब में, सबके पास पैसे आ जाएंगे, मेरे पास भी करीब बस सबके पास 1-1 लाख रुपए दे दो, फिर एक आलू खरीदना 2 लाख रुपए का, ये हाल होगा. और वो धीरे धीरे बढ़ के ना हमारे इंडिया में जो लैपटॉप की प्राइस होंगे ना, ये हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का लैपटॉप. पैसा बांटना इज नॉट द सॉल्यूशन, इट इज अ पेंडेड सॉल्यूशन, और इट इज नॉट गोइंग टू help economy, it is going to destroy the economy. What is happening in the Venezuela, why ईरान ने जो है, ईरान ने जो उसने अपनी करेंसी वापस ले लिया, it is the same reason ना. Okay, okay, so we have understand first one, G20 priorities थी. Okay, one earth, one future, one family, sorry, one family, one future. Okay, उसके बाद बहुत अच्छा बोला था मोदी जी ने अबाउट द डेयरी कल्चर. क्या बोला था कि our dairy sector is driven by the production of by masses rather than mass production. Simple thing. Importance of natural farming, lab of chemistry को lab of nature से जोड़ना है. We need to not only relearn our ancient knowledge but also sharpen it for the modern times. In that direction, we need to do the new research, mold ancient knowledge into the modern scientific frame. Simple है. At the time when the world is concentrated about the global farming, farming provide a solution to the traditional knowledge system like agriculture, millets. On the potential of influence, not only with the global market is the beating for us. Wonderful. मोदी जी की इतनी लाइन बहुत अच्छी है. We can use it in any answer. ओके, अब अग्रेरियन क्राइसिस है और डबलिंग फार्मर इनकम, उनको समझते हैं. ओके, आई एम यूजिंग माय सोर्स नोट. मेरे कुछ नहीं है भाई, मैंने इतना कुछ मेहनत नहीं किया है. सर के जो नोट्स हैं उनको मैं पढ़ रहा हूँ, उनको रिपीट मार रहा हूँ. उनकी भी टीम ने मेहनत की है, कुछ चीजें हैं. ओके, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पूरा ढूंढ के मारा है, मैंने इन चीजों को पढ़ा है बहुत अच्छे से. पहले आंसर्स लिखे, इसके 8-10 आंसर्स लिखे थे. ओके, अब अग्रेरियन क्राइसिस पे आते हैं, नीड ऑफ द डबलिंग फार्मर इनकम. सो सबसे पहले व्हाट आर द कॉजेस ऑफ प्रेजेंट अग्रेरियन क्राइसिस. सबसे पहला स्टेक होल्डर सोचो ना, इनपुट्स में क्या होगा. ये अग्रेरियन क्राइसिस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स. ओके, देन स्टैग्नेंट प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है, और फॉलिंग यील्ड्स. ओके, और ड्यूल डिस्ट्रेस, हाई कॉस्ट फाइनेंस ट्रैप, लो फार्म रेवेन्यूज. ओके, प्राइस रिस्क, कि लो, इसके कारण क्या होता है कि लो प्रॉफिट मार्जिन होता है. एट में अगर farmers income, okay, unremunerative prices, low farmers income, then excessive reliance on the monsoon. ICU बोला था ना, Indian agriculture in the ICU, वही है, unpredictable monsoon and unevenly distribution of the monsoon. Okay, then inadequate public and private investment. जैसे कि when it comes to the agriculture, private investment है, private investment 98% private ही करता है, public नहीं करता. But इन्वेस्टमेंट इस तरीके का कि जिसमें कि प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाए या फार्मर्स की इनकम बढ़ जाए, वो नहीं होती. जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में कोई इंडस्ट्री आ रही है, तो इंडस्ट्री इस तरीके से आती है कि दे आर बाइंग द आलू, आलू खरीद रहे हैं, पोटैटो खरीद रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, उसको बना के जैसे बेच रहे हैं. बट इससे फार्मर्स की इनकम नहीं बढ़ रही ना. फॉर दैट वी नीड एफपीओस,
और फार्मर्स उस चीजों में नहीं जा रहे हैं। वी नीड कोल्ड चेन्स, ओके, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी। ओके, देन लैक ऑफ एक्सेस टू द फॉर्मल क्रेडिट्स, अभी भी वही जमींदार वाला चलता है सीन, कि जमींदार नहीं क्या बोलते हैं उनको, जो पैसे देने के लिए बैठे रहते हैं टाउन्स में, उनका चलता है। फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, रेड टैपिज्म, क्लाइमेट चेंज। सिंपल सिंपल हमने समझ लिया। फर्स्ट स्कैटर्ड लैंड, सेकंड स्टैग्नेंट प्रोडक्शन, देन थर्ड वन इज फार्मर्स की इनकम जो है, ओके, लो फार्म रेवेन्यूज, ओके, स्कैटर्ड लैंड, सो लो फार्म रेवेन्यूज, देन प्राइस रिस्क, ओके, और इन्फ्लेशन। एंड फर्स्ट वन इज एग्री excessive reliance on the monsoon and irrigation, mostly canal है. So public and private investment in educate है, overcrowded agriculture sector है, excessive dependency है, agriculture 45% है, manufacturing में कितना है 25%, and in the services 30% participation. Okay, lack of access to formal credits, faulty implementation of the government schemes, climate change. These are the agrarian crisis जो मेजरली है. उसके बाद आता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि अगर एग्रीरियन और क्यों जरूरत है, तो अगर इस तरीके का एग्रीकल्चर चलते रहेगा तो इससे क्या होगा कि हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, 350 मिलियन टन है प्रोडक्शन, बट हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो नहीं बढ़ पा रही है. दैट मीन्स देयर इज अनसस्टेनेबिलिटी. ओके, इट इज नॉट सस्टेनेबल इनफ. सेकंड वन इज इम्पोवरिश्ड फार्मर्स. फार्मर्स की क्या है कि 22% जो फार्मर्स है दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो इट इज नॉट वायबल ना. और राइजिंग इंडेप्टनेस, आपने देखा होगा कि मतलब बहुत ज्यादा फार्मर्स सुसाइड होते हैं. आई टोल्ड यू ना 28 सुसाइड एवरी डे. ओके, और सिंपल अगर देखा जाए तो ऐसा होगा कि देखिए, सबसे पहले हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन का कॉस्ट बहुत बढ़ गया. दैट मीन्स कि जो भी बिकेगा उससे रिटर्न बहुत कम आएगा. अब रिटर्न कम आया तो जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ेंगे. अब जैसे कि एक आदमी है, if he is earning 50,000, if he is earning 2 lakh a year, he is investing his 1.5 lakh in the agriculture only, and out of the 1.5 lakh agriculture he is getting 2.5 lakh in the next year. That means he is getting 1 lakh profit, okay, of that whole 1.5 lakh investment. If he's getting 1 lakh of profit on the next year, then there is a rising expenses na, expenses of the health, out of the packet expenditure, education, social ceremonies, non roads. Okay, so it leads to the borrowing, and borrowing के कारण क्या होता है, indebtedness बढ़ते जाती है. So this is a trap. Okay, so we need to understand it as well. Then increasing farmer suicide, 12,000 suicide हुए थे 2013 में every year. Then rural urban migration बढ़ा है, larger migration of the rural to exist, and there is an exit from the agriculture. So देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं चाहती है एग्रीकल्चर. एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट राइजिंग डिमांड फॉर द लोन वेवर्स. लोन वेवर्स के इशू हर जगह चल रहे हैं. लोन वेवर्स इज नॉट फिजिबल इनफ. फार्मर्स farmers actually farming sector actually need structural reforms. What actually happened with the agriculture sector now, when it comes to the indian scenario ना, इंडिया में अगर देखा जाए, so in the very beginning of our independence, what happened in the independence, अगर जब हमको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो at that time हम लोगों ने कॉलोनियलिज्म को देखा था. हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है देश में, किस तरीके से हम लोगों ने लूटा है देश को. तो इसके कारण इंडिया ने क्या किया था कि हम लोगों ने जो सेल्फ, मतलब हमने किसी भी बाहर वाले को अंदर आने नहीं दिया था. कैपिटलिज्म को हमने बिल्कुल प्रमोट नहीं किया था. हम लोगों ने खुद अपनी इंडस्ट्रीज लगाई थी, सोवियत की मदद ली थी, इंडस्ट्री फॉर्म की थी. और हमारा मॉडल ऐसा था कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे, बट मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी हो रही थी वो सेल्फ, मतलब खुद हो रही थी. अब हुआ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा आया नहीं. ओके, अब जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से सीधे फिर उसके 1990s में हम लोग किसमें आ गए, एलपीजी एकदम से हमने रिफॉर्म लाया, तो सीधे सर्विसेज में हो गया ट्रांसफर. तो क्या होता है कि पहले अगर डायरेक्ट सीधे सर्विसेज में ट्रांसफर हो गया है, दैट मीन्स इंडिया में जिस तरीके का रिफॉर्म चाहिए था ऐसा रिफॉर्म हुआ नहीं. और इन 1921 91 मैन्युफैक्चरिंग में रिफॉर्म आया. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा नहीं हुआ, सर्विस बहुत बढ़ गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टू एन एक्सटेंट बढ़ा, सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया. राइट नो 30% इन कंट्री. ओके, अब जो सर्विस सेक्टर बढ़ा ना, तो सर्विस सेक्टर बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन था
कि उस तरीके की हम लोगों ने एजुकेशन पॉलिसीज रखी थी, उस तरीके का मार्केट पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, बट एग्रीकल्चर जो था वो इस चीज से बच गया कि एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स चाहिए थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, वो नहीं हुए। जैसे कि सभी सेक्टर में रिफॉर्म हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म हुआ, एजुकेशन में भी रिफॉर्म हो रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर ना, एग्रीकल्चर स्टिल इन दैट एरियाज। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें कि चेंज क्या करने के लिए क्या जरूरी है, तो हमें एक सिंपल लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन एट एनी कॉस्ट टू द फार्म इनकम सेंट्रिक अप्रोच, ये कह सकते हैं। ओके, अब की रिकमेंडेशन दलवाई कमेटी का है, वो कैसे डबलिंग फार्मर इनकम के लिए, तो सबसे पहले ये है कि प्रोडक्शन होता है और एक पोस्ट प्रोडक्शन होता है। सो व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन ना, तो उसमें होता है सोइंग और हार्वेस्टिंग। तो सोइंग में सीड्स होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, इरिगेशन होता है। ओके, लैंड, उसके बाद लैंड होता है, लैंड ट्रेसिंग, न्यू टेक्नोलॉजी, फार्म मैकेनाइजेशन, ये हमें करना है। अब इससे क्या होगा कि जो पोस्ट प्रोडक्शन है उसमें क्या होगा कि एमएसपी रिफॉर्म्स ला लें हम, उसके बाद एपीएमसी पे काम करें, ई नाम लाएं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दें, एग्रीकल्चर लॉजिस्टिक सप्लाई बढ़ाएं, कोल्ड चेन्स को प्रमोट करें, प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन हो, रेवेन्यू एनहेंसमेंट हो, एक्सप्लोर एंड रिटेल। ओके, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट हमारा कैसा है कि एक्सपोर्ट हमारा अभी ओरिएंटेड नहीं है, कि हम लोग का जितना होता है हम कर देते हैं। ओके, बट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्म फार्म पॉलिसी होनी चाहिए। और इसके साथ क्या होना चाहिए कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए सब सेक्टर्स को जो कि हाई वैल्यूज देते हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जिससे निकलते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट स्कीम्स में अच्छे से काम करना चाहिए, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, and facilitate the agricultural policies, overcoming the climate change risks, grassroots ease of doing business, agriculture business. Okay, so this is what we need to do in order to get the farm sector, in order to reform the farm sector. Okay, अब इसको रिफॉर्म करने के लिए पर्सनलाइज्ड अप्रोच चाहिए। एक डबल इनकम करना है, दवाई कमेटी है, तो उनका हम कह सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड, PERSONALISCD, पर्सनलाइज्ड में सबसे पहले P, that means prioritize the subsector for the investment. Okay, diversify, correct, prioritize the subsectors. Then E is ensuring the adequate investment, okay, in the priority subsectors. Then R is a reforms. P say personalize, sorry, prioritize the subsectors. E say ensure the adequate investment. R say reforms in the agriculture marketing. S say strengthening the linkages. Okay, कि MSC में जैसे कि एक बहुत अच्छा हम लोगों ने पढ़ा था ना, केरला का मॉडल पढ़ा था जिसमें फूड वाला राइस का, तो उसमें जैसे हम लोगों ने दे यूज्ड SHGs. Okay, so we can use the SHGs. Okay, then there is a focus on the zero budget natural farming, new age and advanced technology minimize. Okay, access to the institutional credit, land reforms and institutional reforms through multi-stakeholder executive body, subsidies, rationalization and ease of doing measures, and they say developing the grassroots level participation. It is a personalized, लिख सकते हैं personalized way out. Okay, way forward. P से हो जाएगा prioritize the subsectors. E से हो जाएगा ensuring the adequate investment. R से हो जाएगा reforms in the agriculture marketing. S से हो जाएगा strengthening the linkages like the MSME. Okay, self-help groups. O से overcome the climate change problems, overcoming the climate change problems. Then N say new age and advanced technologies, and L say land reforms. Sorry, N E access to the institutional credits. Okay, L से हो जाएगा land reforms, I से हो जाएगा institutional reforms. Okay, multi-stakeholder. Then subsidies, rationalization, and ease of doing business, and developing grassroots level participation. So this is about the okay. अब various जो हमारे programs निकले थे first time ministers का 7 point agenda. Enhance focus on the irrigation, availability of the quality seeds, large scale investment, risk management, the introduction of poultry fisheries, simple action. COVID related initiatives थे, मत्स्य संपदा योजना, top 2 total. Okay, tomato. Top 2 total means tomato, onion, and potato. The all fruits. Okay, all fruits and vegetables. Scheme for the formalization of MFE. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, फर्टिलाइजर्स स्कीम्स, परंपरागत कृषि योजना, नेशनल ई-नाम संपदा योजना. We are already done with the 20 pages right now. Okay, ये बहुत लंबी है फाइल. Tomorrow we are going to complete the other half, 46 pages. So we have completed only the 20 pages actually right now.
ओके, अब एग्रीरियन क्राइसिस है तो उसमें पहला है लोन वेवर, फार्मर सुसाइड, रेजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन, ओके, देन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, ये पढ़ लेंगे। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन भी करेंगे। अब इसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर एपीएमसी पढ़ेंगे। एपीएमसी के बाद इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उन लोगों ने मिलेट प्रोडक्शन, इन चीज़ों में सुपर फूड है ना, ये सारी चीज़ें रखनी है, ये कर लेंगे। जैसे इनपुट प्रोडक्शन क्या है, जैसे ये सारे मैंने देखिए इसमें इस पर नहीं दिख पाएगा शायद, इसमें विजिबल नहीं है। ओके, इस तरीके के जो ये मैंने चार्ट्स बनाए हैं, इसको मैं कल यहाँ पे ना प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। जिसमें जैसे प्री प्रोडक्शन में हम लोगों को क्या क्या लगता है, बटर लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, एमएसपी लगता है, टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है तो केसीसी है, सब्सिडी है, सेंटर स्टेट की ऐसी प्रोडक्टिविटी आईएफएस, ओके, लैंड रिफॉर्म्स टू पोस्ट, ये पढ़ लिया, प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन, लाइव स्टॉक, ओके, लिव स्टॉक, ओके, व्हीट एंड राइस, क्लाइमेटिक कंडीशन, रिवोल्यूशंस, क्रॉपिंग पैटर्न, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कर लिया हमने। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, प्रॉब्लम एग्रीकल्चर, लो प्राइस रियलाइजेशन, लो इनकम, ये सारी चीज़ें हम लोग कल करेंगे। सो वी हैव ऑलरेडी डन लास्ट मतलब लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। वी हैव स्टार्ट विद द क्यूआईक्यूज में इस साल का पूछा जा सकता है, फार्म मैकेनाइजेशन, ओके, प्रिसीजन फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ओके, एंड डबलिंग द फार्मर्स इनकम, डिजिटल यूसेजेस, जीबीए पढ़ लिया था, कितना है कंट्रीब्यूशन 18%, ग्रोथ कितना है 4%, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 15%, लैंड यूज पैटर्न हमने पढ़ लिया था कि नेट सोन एरिया 45% है, 50% इज अबाउट द फूड ग्रेन्स में 40 सीरियल्स का है, पल्सेस का 15%, 25% फॉर द cereals, 40% cereals and pulses 15%. कीवर्ड्स हमने अच्छे से कर लिए थे। एक तो टेम्पलेट होंगे वो भी देख लेंगे, ओके, सो वी आर डन विद इट। गुड नाइट, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ऑलरेडी इतना सारा रखा हुआ है पढ़ने का। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट टू मी एंड यू एज वेल।